सो बच्चों नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। ठीक है। सो गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो है ये वाली चीज़। ये देखो, ये लिखी मैंने, एरिया वेक्टर। देखिए भी ऐसा है, फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी सरफेस के एरिया को वेक्टर मानना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन किसी सरफेस के एरिया को हमें क्या मानना पड़ेगा, वेक्टर मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि यदि एरिया वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगी, डायरेक्शन होगी। दोनों चीज़ें होने वाली हैं ना, मैग्नीट्यूड भी होने वाला है, डायरेक्शन भी होने वाली है। सो जैसे आपके सामने फिगर है, हम एरिया वेक्टर के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है। सो एरिया वेक्टर जो है इसका सिंबल हम देंगे यहाँ ds वेक्टर। ये आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि यदि ये वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। सो जैसे हम बोलते हैं कि वेक्टर कोई क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सो यहाँ एरिया जो है, जैसे ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है ये, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है ये। सो ये है ds। ठीक है। सपोज करिए जो दिख रहा है सारा एरिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ds है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसकी लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, है ना। यदि रेक्टेंगल है तो एरिया हो जाएगा l/b। तो जो जो भी एरिया होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड। ओके। ठीक है। और यदि स्क्वायर है तो आपको पता है, यदि साइड इसकी l है तो फिर एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। तो फिर वो मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कितना एरिया, दैट इज मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन कौन देगा, इसकी डायरेक्शन देगा, ये रखना ध्यान आपने कि जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की ली जाती है वो उस सरफेस के नॉर्मल ली जाती है। जैसे ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऊपर की तरफ, ये देखो खींच दिया, तो ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यदि ये वेक्टर ऐसे खींचा गया तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगा। तो वो मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड एरिया का क्या होगा, कितना एरिया मतलब। ठीक है। जितना एरिया होगा वो यहाँ लिख देना। और डायरेक्शन इसकी कौन देगा, डायरेक्शन इसकी होती है उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, बाहर की ओर ऐसे। और यदि सरफेस आपका क्लोज्ड है मान लो, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए डायरेक्शन आपने फिर उस पॉइंट पे नॉर्मल ही ड्रॉ करना है, नॉर्मल डायरेक्शन ही लेनी है लेकिन आउटवार्ड लेनी है। ठीक है, बाहर की ओर, आउटवार्ड्स, बाहर की ओर लेनी है। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। जैसे आपका क्यूबिकल शेप की कोई बॉडी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ, जैसे मान लो ये क्यूबिकल शेप की बॉडी है यहाँ पे। सो इस क्यूबिकल शेप की बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, हर फेस पे 6 फेसेज होते हैं क्यूब में, आपको पता ही है। तो जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया क्यूब, तो मुझे कौन बताएगा कि इसके यदि 6 फेसेस हैं तो इस फेस पे क्या होगी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। ये रखें ध्यान थोड़ा। जैसे मैंने क्लोज सरफेस लिया, ये जो ऊपर दिख रहा है ये प्लेन सरफेस है, दिस इज ए प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है। ठीक है जी। अब क्लोज्ड सरफेस पे जैसे ये आपका क्यूब मैंने ले लिया, क्यूब। ठीक है, जैसे इसमें 6 फेसेज होते हैं एज यू नो, तो इस फेस पे डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ नहीं आपने नॉर्मल ड्रॉ करना, ये नहीं होगी। समझे बात मेरी। तो ये रखना ध्यान कि उस सरफेस पे बाहर की तरफ ये होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर को ds बोलते हैं, ds के ऊपर वेक्टर लगा देना है आपने, ds उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर लगा दिया तो एरिया वेक्टर बन गया। किसी ने पूछा भाई इस सरफेस पे क्या होगी, इस सरफेस पे इधर को है तो अंदर की तरफ तो होगी नहीं, इधर को होगी। इस सरफेस से क्या होगी, इधर होगी। इस सरफेस से क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। समझे बात मेरी। बैक वाले पे अंदर की तरफ हो जाएगी और ये फ्रंट वाले पे मेरी ओर हो जाएगी। तो हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने उस सरफेस के नॉर्मल लेनी है लेकिन बाहर की ओर लेनी है। इट इज़ टेकन, हाँ, नॉर्मल टू द सरफेस एंड बाहर की ओर, आउटवर्ड्स। और प्लेन सरफेस के सिंपल है, यदि सरफेस की थिकनेस ही नहीं है, जैसे ये प्लेन शीट है मान लो, तो फिर इस पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पूछ ली किसी ने तो आपने वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। समझे बात मेरी। तो ये होने वाला है।
सो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। कि भी एरिया वेक्टर में सिंपल है कि जो आपकी मैं बता रहा था कि एरिया वेक्टर है यदि, तो उसका मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ जो एरिया एरिया है, ये एरिया टोटल स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं ds, ठीक है, मतलब वो कितना एरिया है, मैग्नीट्यूड में ds है। तो यदि उसको वेक्टर बनना है तो फिर उसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन आपने इस यूनिट वेक्टर के द्वारा दी जा रही है जो इस सरफेस के नॉर्मल है। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। यहाँ यूनिट वेक्टर ले लो, एन कैप। कोई पूछे है किधर ये, तो उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे, समझ गए बात। तो एरिया वेक्टर ये लिख दिया भाई, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये होता है सिंपली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है आगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली वो क्या चीज़ है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो लेते हैं फाई, ये रखें ध्यान, फिजिकल क्वांटिटी है नहीं आपके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम लेता हूँ और उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। जैसे मैंने ये डायग्राम ले ली, मान लेते हैं ये वाली, ठीक है जी, ये डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अभी यहाँ से, देखो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यू नो दिस पैरेलल एरोज सिंपली रिप्रेजेंट व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया रख दिया है, दिख रहा है सारा आपको, ये उल्टा सीधा एरिया रख दिया हमने यहाँ पे। तो मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सीखेंगे होगा क्या। सो जितना भी एरिया इस फील्ड के अंदर रख दिया, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी, दिख रही हैं आपको, क्रॉस कर रही हैं लाइन, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सारी लाइन जिसमें से क्रॉस कर रही हैं। सो इस एरिया का मैं एक, इस सारे एरिया, सरफेस एरिया टोटल मान लेते हैं ऐसा है, इसका स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लेता हूँ, मतलब इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने अंडे की शेप में टुकड़ा ले लिया, देखो ये, ठीक है। तो इसके ऊपर ये है वो ds, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट बोल सकते हैं आप इसको, ये लिया मैंने ऐसे। तो इसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करो पहले तो यदि मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये, तो ये हो गया बच्चों ds वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। मैंने ये बताया कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड बाहर की ओर, ये देखो ये हो गया एरिया वेक्टर। इस एरिया एलिमेंट के ऊपर ये एरिया वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को निकल रही है, देखो ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल दिख रहा है आपको इस टाइम, थीटा, सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल मीनिंग होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस हुई। तो नॉर्मल डायरेक्शन में इधर को, इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से इधर को कितनी लाइंस क्रॉस होंगी, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा ds की तरफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यदि ये E है तो इधर को इसका कंपोनेंट हो जाएगा EN बोल देते हैं उसको, वो हो जाएगा E cos थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में E का कंपोनेंट क्या हो गया, मतलब एरिया वेक्टर की दिशा में E का कंपोनेंट हो गया E cos थीटा, वो EN है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds होगा, उसको d5 बोल देते हैं, वो हो जाएगा EN इंटू वो एरिया, ठीक है। इस तरफ हो गया EN और फिर इस तरफ जो एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, देखो आप EN की वैल्यू पुट कर देते हैं E cos थीटा इंटू ds, तो इसको ऐसे ले सकते हैं E ds cos थीटा। दिस मच फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, दिस मच एरिया। तो ये बन गया, देखो d5 इज इक्वल टू हो गया ई डी, डॉट प्रोडक्ट आ गया E डॉट ds, ठीक है। और इस टोटल सरफेस से पूछ लिया तो इसको इंटीग्रेट कर दो भी, इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो ये, तो इस टोटल सरफेस से जो फ्लक्स क्रॉस होगा, टोटल फ्लक्स जो एसोशिएट होगा इस टोटल सरफेस एरिया S के साथ, वो ये आ जाएगा। तो आ गया फाई इज इक्वल टू ये। और यदि यदि आपका सरफेस जो है क्लोज्ड है तो आपने यहाँ सर्कल लगा देना है,
तो इसको ये भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज सिंपली, इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम ई डॉट डी एल को क्या पढ़ते थे, इस बार लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे पाथ ए बी था तो लॉन्ग पाथ ए बी बोल देते थे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे बोल रहा हूँ मैं, इसको पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ, तो इसको ऐसे लिखते हैं। सो ये होने वाला है अभी देखो, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये नहीं आपने भूलना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस, मतलब इस टोटल सरफेस से कितना गुजरेगा फिर ये आ जाएगा। यदि ये सरफेस क्लोज्ड है तो आपने यहाँ सर्कल लगा देना। एक बार फिर बता देते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी लाइंस गुजरी बस रखें ध्यान। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट देखना कौन सा आ गया। कौन सा कंपोनेंट आ गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ही आ गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया ई और डी एस का। इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी एस जो है वो एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो इसका यूनिट पूछ लेते हैं, यदि कोई फाई का यूनिट पूछ ले आपसे एसआई में तो यहाँ से ले लो आप यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यदि यहीं से आपको पूछ ले कि डायमेंशनल फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ले लेंगे ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और आगे डी एस आ गया। तो इसका एम एल क्या हो जाएगा बोलो, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का एरिया का आ जाएगा एल स्क्वायर, क्यू का आ जाएगा 80, ठीक है। सो ये यहाँ से इसको आप यदि कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस 3 पर एम्पियर, ये आने वाला है। एल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 है तो एल की पावर 3 हो गया, टी माइनस 2 ऊपर जाके माइनस 1 और आ गया -3, और ये पर एम्पियर। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। सो भाई ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो यदि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जैसे अभी जो मैंने आपको समझाया उसको ऐसे पकड़ लो आप, देखो ये पकड़ लेना है आपने, ठीक है। जो अभी कराया इसको आपने पकड़ लेना है। ये देखिए जैसे किसी ने बोला भी ये है, मान लो जैसे अभी समझा रहा था मैं, तो ये देख लेते हैं। जैसे ये किसी ने बोला ये है कोई सरफेस एरिया आपके पास सर्कुलर शेप में है, तो यदि मैं यहीं पर इसका छोटा सा हिस्सा ले लूँ, जो मैंने ये ले लिया, ये ले लेते हैं, देखिए ये आ गया छोटा सा हिस्सा, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी मैंने समझाया आपको, कि मुझे एक चीज़ बताइए कि ठीक है ये टोटल सरफेस एरिया जो है ये वाला, ये टोटल एस है मान लो, है छोटा सा इसका हिस्सा एलिमेंट्री एरिया डी एस है। सो इसके ऊपर यदि मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो कहाँ जाएगा एरिया वेक्टर, आप बताओ मेरे को। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, ये आ गया एरिया वेक्टर, देखो ये आ गया एरिया वेक्टर, ठीक है। और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे पियर्स कर रही है, देखो ऐसे पेनिट्रेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर लेते हैं ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये ले लेते हैं ऐसे समझाने के लिए आपको सिंपल। तो मुझे कौन बताने जा रहा है कि इस तरफ को तो एरिया वेक्टर हो गया अब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। सो मुझे एक चीज़ बताइए आप, कि मान लेते हैं एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल थीटा है सपोज। सो अब मैंने जब भी आपको सिखाया, वो क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है आपने। तो ई का इस एरिया वेक्टर की लाइन पे कौन सा कंपोनेंट होगा बोलो, ई cos थीटा होगा। बस हो गया, ये एलिमेंट्री एरिया कितना है, डी एस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से, डी फाई। ये समझा रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई cos थीटा, और ये एरिया टोटल, और ये है डी एस, ये बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से वही जो समझाया मैंने अभी, तो बन गया आपके पास ई डी एस cos थीटा। तो ई डी एस cos थीटा मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज एरिया वेक्टर। तो ये बता रहा था आपको, ठीक है। सो ये होने वाला है अभी, ठीक है। सो यदि आपकी फ्लक्स स्मॉल एलिमेंट्री है, टोटल सरफेस से निकालना है, तो मैंने बोला इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सरफेस क्लोज्ड है यहाँ सर्कल लगा दीजिए, ये बोल रहा था मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर। तो इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज पाथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यदि आपको एरिया वेक्टर पता लग गया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ फिर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली हुआ कितनी, कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस हुई। ये 10 हो गई तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10 है, साथ में यूनिट लिख देंगे। 100 हो गई, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100 है, साथ में यूनिट लिख देंगे। ठीक है, सो ये होने वाला है अभी। सो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि फिर गॉसेस ने अपनी थ्योरम दे दी, उसको बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। ठीक है, गॉसेस थ्योरम। सो गॉसेस थ्योरम ये होती है कि सिंपली आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस, वो मैंने बताया ई डॉट डी एस होता है, ऐसे लिखते हैं। तो गॉसेस ने बोला कि जैसे वो क्लोज सरफेस था, कोई मान लो स्फेरिकल शेप थी, ऐसे कोई स्फीयर था, इसके सेंटर पे चार्ज था क्यू। तो क्वेश्चन ये है कि इस क्लोज्ड सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है क्यू। तो 1/ε0 टाइम्स क्यू होता है फ्लक्स, ये है बोलने का मतलब। ठीक है, ये पाया गया है, तो ये गॉसेस लॉ आपका। तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू क्लोज सरफेस वो क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो बोलिए स्टेटमेंट इसकी, व्हाट इज दिस रेड डैश, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, कैसे पढ़ेंगे आगे को बोलो, 1/ε0, आगे गुना है, गुना मीन्स टाइम्स, टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्यू जो है वो चार्ज एनक्लोज्ड है, जो सरफेस ने चार्ज एनक्लोज करा है, तो वो चार्ज आपने यहाँ लिख देना है। जैसे कोई सरफेस है, मान ले इसने इतने सारे चार्जेज एनक्लोज करे हैं 2Q माइनस 7Q, तो कितना आ जाएगा नेट चार्ज देखना फिर आपने अंदर, ये सरफेस भी क्लोज्ड है सपोज, तो नेट चार्ज अंदर बताइए कितना हो जाएगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो आ जाएगा -3 + 2 - 7 और इंटू क्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखिए, -10, ये आ जाएगा -10 में से 2 और -8Q। तो फिर आपने इस क्यू की जगह -8Q लिख देना यहाँ पे, और क्या है, जितना भी नेट चार्ज जो उस सरफेस ने एनक्लोज करा होगा, यदि क्यू करा है तो क्यू लिखिए, यदि कुछ और करा है तो और लिख दीजिए। ठीक है, सो फिर अब हम इसका ले लेंगे प्रूफ। यदि गॉसेस थ्योरम है तो फिर इसका प्रूफ ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ इसका बड़ा सिंपल सा है। इससे पहले आपको एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भी गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस गॉस के नाम पे ही है, तो ये सीखेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस गॉसियन सरफेस। सो यदि गॉसियन सरफेस आपका एक ऐसा सरफेस है, सिंपली लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और इसके सराउंडिंग में मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये ले लेते हैं एक स्फीयर, ये ले लिया। देखिए अब मुझे एक बताओ कि यदि इस स्फीयर के सेंटर पे बैठा है ये कौन, पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर पे है, तो मुझे ये बताइए कि यदि मैं डिस्टेंस r इस स्फीयर से चलता हूँ इस तरफ, फिर मैं इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, ठीक है जी, फिर मैं इस तरफ जाता हूँ जी, मैं इस तरफ जाता हूँ, ऐसे ही मतलब बराबर डिस्टेंस पे यदि मैं r डिस्टेंस स्फीयर r डिस्टेंस इस चार्ज से जाता हूँ, तो ये जितने भी पॉइंट्स तक मैं पहुँचा यहाँ, ये पॉइंट्स इस पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, और उस स्फीयर के सेंटर पे होगा ये पॉइंट चार्ज फिर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट P पे जो डिस्टेंस r पे है। तो आपको पता ही है ये होती है Q/r², ये होती है ना। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, ये लिख देता हूँ मैं E, और इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो ये भी तो डिस्टेंस r पे ही है, E होगी। तो ये भी तो डिस्टेंस r पे ही है, E होगी। ये भी तो E होगी। ये यहाँ कोई और पॉइंट होगा मान लो ऐसे, तो यहाँ भी E होगी। यहाँ कोई और पॉइंट होगा इधर को E लो, यहाँ भी तो E होगी। क्यों? बिकॉज ये डिस्टेंस सेम रह रही है। ठीक है, सो बोलने का ये मत, गॉसियन सरफेस इस स्फीयर को फिर बोलेंगे गॉसियन सरफेस। सो दिस स्फीयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, GS बोल देते हैं। तो गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिक सरफेस है उस चार्ज के चारों ओर। तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सरफेस पे
वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। सो यदि पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक स्फीयर ड्रॉ जाए तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस की शेप होती है वो कैसी होती है, वो एक स्फेरिकल शेप होती है, एक स्फीयर होता है। ठीक है। तो ये स्फीयर के सराउंडिंग में जितने भी ये सरफेस पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारा जो सरफेस दिखेगा, मतलब स्फीयर का जो सरफेस होगा दैट विल बी, कौन सा सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है। ये स्फीयर का जो सरफेस होगा वो कौन सा सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है। स्फीयर का सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस। सो ये होने वाला है। तो गॉसियन सरफेस का आइडिया आपको हो गया। तो जैसे मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूँ कि यदि पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से तो गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो आपको मिल गई कैसी, स्फेरिकल, स्फीयर मिल गया, मतलब उसके चारों ओर। अच्छा, यदि आपका लाइन चार्ज होगा तो कैसी शेप होने वाली है बताओ। मान लो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है यूनिफॉर्मली, है ना। तो उसमें आपको बताइए इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, कितना चार्ज है मान लो क्यू, और इसकी लाइन की लेंथ लेते हैं एल। तो अब कौन बताएगा कि ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस लाइन की, दैट इज सिंपली यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मुझे कोई बताएगा कि इसकी सराउंडिंग में ऐसा कैसा सरफेस में ड्रॉ करूँ कि उसके हर पॉइंट के ऊपर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। तो दैट सरफेस विल बी सिलिंड्रिकल। कैसा होने वाला है, सिलिंड्रिकल सरफेस होने वाला है भाई। ठीक है। सो ऐसा कुछ होने वाला है, देखो ये देखो। ठीक है। सो सिलिंड्रिकल होने वाला है। क्यों होने वाला है सिलिंड्रिकल बताइए। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जो चार्ज है इस लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर क्यू चार्ज है सपोज। ठीक है। चलो इसको मैं बड़ा सा ड्रॉ करता हूँ सिलेंडर, ये ले लेते हैं। सो ऐसे लेते हैं बड़ा सा, इसको कर देते हैं इधर बीच में। ठीक है जी। सो ये देखिए अब आप बड़े ध्यान से, ये होने वाला है। ये देखिए, अब लाइन के ऊपर यदि चार्ज है तो क्या होने वाला है, जितने भी आप क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन चलती हैं वो कैसे चलती हैं, बाहर की तरफ चलती हैं ना। तो लाइन के ऊपर चार्ज है, तो यदि मेरे से कोई इधर पूछ ले कि जी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, हम बोलेंगे जी ये डिस्टेंस आर पे पड़ेगा, मतलब जो इस सिलेंडर का रेडियस होगा डिस्टेंस आर के ऊपर पड़ेगा ये पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ यदि ई है, तो यदि कोई पूछ ले जी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे क्या होगी, क्यू पे, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही होगी। और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, चार्ज से अभी होती है, दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। अच्छा, दूसरी तरफ पूछ ले कोई यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को अभी हो जाएगी, इस पॉइंट पे पूछ ले ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट पे पूछ ले अभी हो जाएगी। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये आपका क्या है, इसके सराउंडिंग में एक सिलेंडर है, इस लाइन के जो सिलेंडर की जो एक्सिस है वो लाइन है, जिस लाइन के ऊपर चार्ज है क्यू, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि यदि ऐसा है तो फिर ये जो सिलेंडर के सरफेस के ऊपर, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा भाई, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ये जो मैंने बताया इधर सेम होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है। सो बोलने का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यहाँ पे वो निकलेगी रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ऐसे, इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ऐसे, इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ऐसे।
मतलब ये हो गया कि जो सर्कुलर कैप्स हैं सिलेंडर की, इसके क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी सर्कुलर कैप के, इसके भी पैरेलल होगी। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसके क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और वो जितने भी कर्व्ड सरफेस पे पॉइंट पड़ेंगे वो इस लाइन चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होंगे। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, हर पॉइंट पे सेम रहेगी। इसका मतलब एक लाइन चार्ज के सराउंडिंग में जो गॉसियन सरफेस की शेप होती है वो क्या होती है, बोलो, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ गॉसियन सरफेस होगा, और उस सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वो एक्सिस बन जाएगी वो लाइन चार्ज। समझ गए? तो इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से शेप होती है गॉसियन सरफेस की कैसी, स्फेरिकल, और एक लाइन चार्ज की वजह से कैसी बताई मैंने, सिलेंड्रिकल। ये बोलना है आपने बिल्कुल। ठीक है, तो ये था आपका कि अब गॉसियस थ्योरम कर रहे थे हम। तो ये गॉसियस थ्योरम से पहले गॉसियन सरफेस समझना बहुत ज़रूरी है अभी, है ना। गॉसियस थ्योरम हम बोल रहे थे कि जो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा या क्रॉस करेगा या उस सरफेस से लिंक्ड होगा या उस सरफेस से एसोसिएट होगा, वो होगा 1/ε0 टाइम्स क्यू। ये रखें ध्यान आप। ठीक है, प्रूफ लेते हैं इसका। देखिए प्रूफ तो बिल्कुल सिंपल है इसका, नया कुछ नहीं करेंगे इसमें। यदि मेरे पास जैसे ये आपका सरफेस है, ये मान लेते हैं, पहले तो मैं पॉइंट चार्ज ले लूँगा एक। ठीक है जी। यदि मैं यहाँ पॉइंट चार्ज लेता हूँ तो ये मेरा पॉइंट चार्ज आ गया क्यू। अब इसके सराउंडिंग में वही मैं गॉसियन सरफेस जो मैंने आपको भी समझाया वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी। ये ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये आ गया, देखो ये आ गया। यदि मैं इसके सेंटर पे ये ले लेता हूँ क्यू, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको अभी कि इसके डिस्टेंस आर पे, ये देखो डिस्टेंस आर पे ये होने वाला है। ठीक है, ये देखो ये है यहाँ को पॉइंट पी, डिस्टेंस आर पे है, और ओ से पी की तरफ एक यूनिट वेक्टर है जो ऐसे डायरेक्टेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इज कि इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगी, वो आपको पता ही है। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन वट आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, मैंने बताया डायरेक्शन जब भी देनी तो वहाँ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से इस तरफ ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड हो गई बाहर की ओर। वैसे भी पॉजिटिव क्यू से आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन अब चलती हैं ना, रेडियली आउटवर्ड होगी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे ही हो गई। ठीक है जी। अब मैंने बताया कि गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है, दिस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यदि दिख रहा है आपको, तो गॉसियन सरफेस पे यदि गॉसियन थ्योरम लगानी है तो छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया यहाँ लेना पड़ेगा। तो मैंने एक एलिमेंट्री एरिया ये ले लिया, देखो ये है इस स्फीयर का छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ds। तो मैंने बताया था कि ds के ऊपर यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो नॉर्मल इस दिशा में ही जाएगा, तो वो हो गया एरिया वेक्टर। पॉइंट P के सराउंडिंग में, पॉइंट P के अराउंड एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा। गॉसियन थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड बोलती है ऐसा, ले लिया। तो अब क्वेश्चन है कि उस पे दिस इज एरिया, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी उस पॉइंट P पे, तो इसका मतलब नॉर्मल होगी बाहर की तरफ, बताइए मैंने हमेशा ये। तो E और ds इसमें एक ही लाइन पे चले गए ना, और E की डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर दे रहा है। तो मुझे बताओ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds जो मैंने यहाँ लिया, ये ds, इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वो बोलेंगे कि फ्लक्स हो जाएगा d5। दिस इज electric flux through small elementary area ds, that is simply E dot ds। ये बताया आपको। ये हो जाएगा आपके पास ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा कॉस 0। ठीक है,
ये चलो पहले ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ई, ये लिखिए इक्वेशन 1 से। सो ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, आर कैप। आर कैप जो है इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग इंक्रीजिंग आर, और यू कैन से अलोंग ओ पी, ओ से पी की तरफ, ये यूनिट वेक्टर है। तो ये लिखी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड हो गया ना यहाँ तक, और आगे आर कैप इसकी डायरेक्शन दे रहा है, और डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है, तो ओ से पी की तरफ यूनिट वेक्टर आर कैप है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप डॉट डी एस। ठीक है जी, और यदि मैं इसको आगे करूँ तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और ये डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा है, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डी एस, और इन दोनों में एंगल क्या है, आर कैप और डी एस वैक्टर एक ही लाइन पे हैं, तो एंगल कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री। ठीक है जी। सो यहाँ से आपका ये आने वाला, देखो दिस मच फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी एस, ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, देखो डी फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, बिकॉज कॉस 0 1 होता है और आगे डी एस ही आएगा। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। अब क्वेश्चन है, ये स्फीयर इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को बना के बना होगा, ऐसे 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 बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो जब मैं सबको, हाँ सबके क्रॉस, हाँ तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के बनाया, तो फिर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा थ्रू होल गॉसियन सरफेस या थ्रू होल स्फीयर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसके हर पॉइंट के ऊपर बताई थी मैंने, बाहर आ जाएगी, तो यहाँ आपका ये लग जाएगा, ये लो सरफेस है, तो ये इंटीग्रल आ गया। ठीक है, सो यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा फाई, तो फाई इज इक्वल टू बोलो कितना आया आप। सो यहाँ से आपके पास ये आने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे डी एस जब जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा टोटल, ये मतलब सरफेस एरिया बन जाएगा इस पूरे सफियर का, और ये बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सफियर। ठीक है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, यदि इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो, हो गया। तो कितना आने वाला है, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर। इसकी जगह लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर इसकी जगह, बिकॉज दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सफियर। सो यहाँ जाएगा फाई इज इक्वल टू, काटो इसको, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू 1/एप्सिलॉन नॉट, और आगे बचा क्यू, और ये प्रूव करना है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉसियस थ्योरम कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। सो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आपको गॉसियस थ्योरम लगा के आपको प्रूव करना है, डिड्यूस करना है किसको, कूलम्स लॉ को, तो हम कैसे करेंगे, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम हाउ विल यू डिड्यूस कूलम्स लॉ। ठीक है जी। सो चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, सो ये था मेरा गॉसियन सरफेस, ये वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम डिड्यूस कूलम्स लॉ, ये है क्वेश्चन, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। तो ये है डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। तो कैसे करेंगे, कूलम्स लॉ को रिड्यूस करना है गॉसियस थ्योरम से, तो देखो सिंपल है, आपने वही सिंपली कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो ड्रॉ a Gaussian surface around it that will be a sphere. Okay, and let r be the distance of point P on the surface of the sphere. ठीक है, सो वही जो आपका, जो पहले हमने सपोज करा कि पॉइंट P के अराउंड आपने एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लेना है ds।
ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ले लिया हमने, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, ठीक है। अब पॉइंट पी पे आपने गॉसेस थ्योरम लगानी है। पॉइंट पी पे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds ले लिया, तो ds वेक्टर जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर की तरफ हो गया। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की पता करनी है तो +1 मानेंगे, +1 इस तरफ ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 हो गया, एक लाइन पे चले गए दोनों, ठीक है जी। और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट पी पे, ठीक है, आपके पास ds एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, लिख दिया यहाँ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, एरिया एलिमेंट कुछ भी लिख दो इसको, ठीक है जी। और यदि मैं ds के ऊपर वेक्टर लगा दूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये बता दी, तो ये फिर एरिया वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और फिर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर और पॉइंट पी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेम है, सो व्हाट इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है जी, एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब आपको पता है कि ई और डी एस हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, तो गॉसियस थ्योरम लिख दो फटाफट, जो अभी बताई थी उसमें लिख दो पूरी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दिस इज सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस दैट इज 1/ε0 टाइम्स क्यू, ये होती है। अब देखो यहाँ इस फिगर में ई और डी एस में क्या एंगल है, वो तो एक लाइन पे है, तो इसको ओपन करिए, ई डी एस कॉस 0, ई और डी एस में एंगल 0 है, सो 1/ε0 टाइम्स क्यू, ठीक है जी। अब ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, कांस्टेंट है यहाँ गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो ई बाहर आ जाएगा, तो ये बचा डी एस कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया q/1 q/ε0 भी लिख सकते हो। तो ये छोटे छोटे डी एस जुड़ जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा स्फीयर का, छोटे छोटे डी एस जुड़ेंगे तो दिस विल बी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई, रेडियस r है r², ठीक है जी। सो ये होने वाला है इसमें, सो ये आ गया q/ε0, ठीक है। तो इससे आगे आ जाएगा ई, निकाल लो यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉइंट पी पे निकाल दी। अब आप कूलम सॉल्व लगाने हैं तो 2 चार्ज चाहिए ना, तो फिर आपको यहाँ पे Q0 रखना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पॉइंट पी पे यदि मैं Q0 रख दूंगा, अब एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दूंगा, तो उसको फोर्स कितना लगना है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, Q0 ही, ये फोर्स लगना है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P विल बी दिस मच। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ई की वैल्यू आपने यहाँ गॉसियस थ्योरम से निकाल ली, वैसे आपको पता थी, लेकिन यहाँ गॉसियस थ्योरम का यूज़ करके आपने निकालनी है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, तो ये निकाली मैंने गॉसियस थ्योरम का, हाँ गॉसियस थ्योरम को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब इसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो 1/4πε0 q/0/r², इक्वेशन 1 का यहाँ यूज़ किया तो फोर्स इतना आ गया, तो दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ कूलम्स लॉ, तो ऐसे करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जो मेन चीज़ें हैं वो हैं सिंपली जो पहला केस आएगा वो ध्यान से सुनेंगे आपकी, एक लाइन के ऊपर चार्ज होगा, इनफाइनाइट लाइन है सपोज, जैसे इसके ऊपर यूनिफॉर्म